वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9। टॉपिक है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के आकृति की जो जानकारी है वो हम स्थान कितने स्थान घेर रही है उसके आधार को देखते हुए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की हम यहाँ पे परिकलन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, जैसे कि हम थोड़ा सा इसके बारे में गहन से चर्चा करेंगे कि किसी बंद समतल आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति के अंदर के क्षेत्र का माप होता है। सपोज यहाँ पे कुछ हम आकृतियाँ लेते हैं। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है। ये एक वर्ग है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है। हम इन दिए गए आकृतियों के का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञान करने के लिए हम देखेंगे कि ये आकृतियाँ आधार और समानांतर रेखाओं के बीच किस प्रकार से स्थित है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हम कि ये तीन प्रकार की जो आकृतियाँ दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आकृतियाँ जो है यानी कि ये इन आकृतियों हम देख रहे हैं कि इन आकृतियों का जो क्षेत्रफल है, इन आकृतियों का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ABC त्रिभुज PQR के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम एक दूसरी आकृति ले रहे हैं जो कि ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में हम क्या देख रहे हैं कि चतुर्भुज में हमने इसके आमने सामने के शीर्षों के आमने सामने के शीर्षों को हमने मिलाया, जिससे कि ये विकर्ण बना और इस विकर्ण की सहायता से ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया है। तो समतल आकृति ABCD का जो कुल क्षेत्रफल होगा वो कुल क्षेत्रफल यानी कि ये जो समतल आकृति ABCD है इसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। माना कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल R1 है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल R2 है, तो पूरे समतल आकृति का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों यानी कि R1 R2 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ R यानी कि इस पूरे समतल आकृति का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ R1, ये एरिया R1 प्लस एरिया ऑफ R2 के बराबर होगा। अब इसके आधार पे कुछ मुख्य अभिधारणा उत्पन्न हो रही है। इन अभिधारणा को हम गौर से देखेंगे कि ये जो इन दिए गए आकृतियों का जो हमने क्षेत्रफल का जो यहाँ पे परिकलन किया है, क्षेत्रफलों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली, उससे जो है कुछ मुख्य अभिधारणा प्राप्त हो रही है। वो इस प्रकार से है कि दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दिए गए आकृतियों का जो क्षेत्रफल होगा सर्वांगसम के आधार पे होगा। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे कि यहाँ पे हम अभी कहा गया है ये चतुर्भुज है, इसमें जब हमने विकर्ण खींची तो ये दो त्रिभुज जो प्राप्त हो रहा है उन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल सर्वांगसम के आधार पर इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है का योग जो है पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात कि समान आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। जैसे ये देख लिया, अगर इस आकृति की बात हम ज्ञान करें तो ये आकृतियाँ इन आकृतियों में जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के जो आधार है
ये आधार हम जो है इसको मान के चलेंगे, और साथ में जो समांतर भुजाएं हैं, एक ये और ये, दो समानांतर, एक ही आधार और दो समान समानांतर रेखाओं के बीच जो आकृति बन रही है के आधार पे उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होंगे। समान आधारों और समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब समान होते हैं। ये सब मुख्य अवधारणा निकल कर आई है। अब हम इसके आधार पे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ हम देख रहे हैं। कुछ आकृतियों को जैसे कुछ बहुत यहाँ पे जो है 4 प्रकार की आकृतियाँ दे रखी है। इन आकृतियों के आधार पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो ये 4 प्रकार की आकृतियाँ। पहले आकृति अगर हम गौर से देखें तो इस जो चतुर्भुज यानी कि जो चतुर्भुज ABCD है, इसके अंदर जो त्रिभुज जो बनी हुई है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की जो माप होगी किन किन आधारों पे होगी। तो इस त्रिभुज का जो आधार एक ये होगी, DS होगी, और समान समांतर रेखाएं यानी कि समांतर रेखा इसकी DC और AB। तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति एक ही आधार CD और एक ही समांतर रेखाएं, दोनों की जो एक ही समांतर रेखा क्या है, AB और DC, जो कि समानांतर है, मध्य स्थित है। इस आकृति के बारे में देखें तो ये आकृति यानी कि RSMN जो आकृति है, जो कि इस चतुर्भुज के मध्य में स्थित है, ये आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो किस आधार पे हम इसे कहेंगे। इसका आधार तो समान है, इस आकृति का तो आधार समान है, परंतु इसकी जो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं जो होती है यहाँ पे की मध्य स्थित नहीं है। दो समांतर रेखाएं और एक ही आधार की मध्य ये आकृति स्थित नहीं है। अगर हम इधर देखें तो यह आकृति एक ही आधार एक ही आधार कौन सी है, RS है, और समांतर रेखाएं क्या है, PS और QR। PS और QR के मध्य में ये रेखा स्थित है। तो ये रेखा जो है एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आकृति एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कि ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो एक पारस्परिक संबंध है, उसके बारे में यहाँ पे हम जो गुण के आधार पे, जो हमने इससे पहले गुण के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन कौन इसमें जो दी गई आकृति दिए गए समांतर चतुर्भुज के मध्य में स्थित है या नहीं है। अब इससे फिर हम एक नए प्रकार के थ्योरम, नए प्रकार की जो है प्रमेय के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, समांतर चतुर्भुज के बीच में त्रिभुज आकृतियाँ आ रही है, परंतु इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे कि एक यहाँ पे हमने ABCD एक पैराग्राम लिया है, ABCD एक पैराग्राम है। अब हमने क्या किया कि AD के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ED रेखा को बढ़ाई। जब AE रेखा को हमने इधर बढ़ाई तो हमें इधर B से F की तरफ उतनी ही दूरी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाया तो हम इससे क्या देख रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज ABCD और दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है EFCD, ये दोनों जो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, वो एक ही आधार CD और AB और CD के मध्य स्थित है। ये समांतर चतुर्भुज जो है एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर आना चाहिए, EFCD के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में देखेंगे कि त्रिभुज ADE ये त्रिभुज तथा त्रिभुज BCF में क्या देखेंगे,
इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि ए डी बराबर बी सी, ये ए डी बी सी के बराबर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पैरेलल जो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम की जो सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये जो पैरेललोग्राम है इसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तभी तो हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके साथ साथ जब समांतर संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। जैसे कोण DAE, कोण DAE यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का, और दूसरा कोण देखिए CBF, ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या है? बराबर है, यानी कि 90 अंश के बराबर है, और ये दोनों कोण संगत कोण है। तो जब भुजाएं संगत भुजाएं बराबर है तो उनके बीच के कोण भी बराबर होंगे। ये इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम के नियम के अनुसार, क्योंकि सर्वांगसम में ये सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट की जो है डेफिनेशन क्या है कि जब किसी के CPT के अनुसार अगर उसकी संगत भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज ADE ये सर्वांगसम का चिन्ह है, हम इसे सर्वांगसम का चिन्ह कहते हैं। सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है, एक इस तरह से S की तरह दो बराबर, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, और त्रिभुज BCF हो जाएगा। अतः त्रिभुज ADE, अतः त्रिभुज अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो ADE ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये सिद्ध हो रहे हैं कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके क्षेत्रफल भी सर्वांगसम होंगे। अर्थात दोनों तरफ हम इस समीकरण 1 में दोनों तरफ हम क्या करते हैं? EBCD, इस समीकरण 1 में दोनों तरफ हम जो है EBCD जोड़ते हैं। जोड़ने पर देखिए क्या आ रहा है, हम इसको कैसे लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में AD में हमने जोड़ा EBC जोड़ा, फिर इसमें जो क्षेत्रफल BCF में हमने जोड़ा क्षेत्रफल EBCD। अब देख रहे हैं कि जब हम ADE, हमें चित्र में देखिए ADE में हमने जब जोड़ा EBCD, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल ये आ जाएगा पूरा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ABCD निकल जाएगा इसके बराबर। इसी प्रकार BCF में अगर हम जोड़ते हैं EBCD अगर हम जोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा? EBCF निकल जाता है, EBCF निकल जाता है। ये देखिए ये निकल गया इस प्रकार। तो ये दोनों क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर हैं, यानी कि ADCB बराबर EDCF के बराबर होता है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज बराबर होंगे। तो हम इस प्रकार से प्रूव करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो सारे हमारे इससे प्रश्नावली 9.1 और 9.2 के जो अभ्यास कार्य है वो इसी थ्योरम से आधारित है, या फिर जो भी मैंने समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो गुणधर्म आपको बताया उसी के अनुसार गृह कार्य आप सभी करेंगे। ओके, थैंक्स।